जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे और फिजिक्स के क्लास में आज हम लोग तीसरा अध्याय जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले जरा एक सेकंड हम लोग आपसे बात करेंगे। देखिए क्लास जो था लगभग एक सप्ताह से डिस्टर्ब चल रहा था, कुछ बहुत विशेष जरूरी काम था जिसकी वजह से हम क्लास लेने में असमर्थ थे। लेकिन अब आपका क्लास जो है रेगुलर मोड में चलेगा। जैसे जैसे आपका क्लास का रूटीन है वैसे वैसे चलेगा। वैसे रूटीन के लिए हमने आपसे बोला भी था कि आप लोग खुद रूटीन बनाकर हमें सजेशन दीजिए कि भाई कैसे कैसे आपको कौन सा सब्जेक्ट की क्लास लगा दिया जाए, और कुछ बच्चों ने भेजा भी है, आप भी जरूर भेजिए, उसी के अनुसार हम आपका क्लास लगा देंगे। आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा अध्याय जो है उसको अध्ययन करेंगे और नोट्स जो है वो 1-2 दिन थोड़ा अभी और समय लगेगा क्योंकि धीरे धीरे उसको कंप्लीट करवाया जा रहा है। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा हम अपलोड करते जाएंगे और आपको बता भी दिया करेंगे कि अब नोट्स अपलोड होना शुरू हो गया है। ऐसा अनुमान है कि कल या परसों से नोट्स जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहिएगा और जैसे ही नोट्स आ जाए तो तुरंत डाउनलोड भी कर लीजिएगा। वैसे हम एक बार इंफॉर्मेशन दे देंगे। आइए अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं। हम लोग का जो तीसरा अध्याय है फिजिक्स का वो जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको टॉपिक पढ़ना है। जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मानव नेत्र जो होता है वो कैसा होता है और वो कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जानना है। फिर जानना है कि मानव जो नेत्र होता है उसमें कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं जिसको दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि बार बार 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें ये हमसे पूछ लेता है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, तो उसको आज जानने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में और भी हमारा टॉपिक है, जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में जानना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला ये चैप्टर है जो तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। आज 2 पार्ट में क्लास को करेंगे। पहले पार्ट में समझेंगे मानव नेत्र के बारे में, दूसरे पार्ट में समझेंगे आज कि मानव नेत्र में जो दोष होता है अर्थात दृष्टि दोष जो होता है उसके बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मानव नेत्र के बारे में। देखिए मानव नेत्र की जहां तक बात करें तो ये एक ऐसा अनमोल रत्न है, समझिए हमारे शरीर का, जिसके बिना हमारी पूरी दुनिया अगर समझे तो सुनसान है और वीरान है। क्योंकि अगर हमारे पास मानव नेत्र है अर्थात हमारे पास नेत्र है, आंख है, तो समझिए कि हम इस दुनिया का सबसे खुशनसीब मतलब अपने आप को इंसान समझते हैं क्योंकि हम क्या है, प्रकृति के बनाए अनमोल अनमोल चीजों को हम देख पाते हैं। जिनके पास आंख नहीं है उस दृष्टि का कोई भी चीज नहीं देख पाते हैं, शायद वो सबसे बड़े बदनसीब होते हैं। जरा समझिएगा, इस मानव नेत्र के बारे में हम लोग को जानना है। ये बहुत अनमोल रत्न हमने कहा है क्योंकि ये बहुत ही कोमल पार्ट है हमारे शरीर का। ये क्या होता है, हमें क्या करता है कि प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। मतलब कहने का मतलब है अगर प्रकाश है और हमारा आंख है, नेत्र है, तो हम आसानी से किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि जितना भी वस्तु को हम लोग देखते हैं उसको सबका सारा का सारा अगर कहें कि उसका पूरा का पूरा कारोबार जो है वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे नेत्र पर डिपेंड करता है। उसी नेत्र का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग नॉर्मल जानते भी हैं कि हमारा मानव नेत्र की अगर बात करें तो एक तरह से ये गोलाकार संरचना होती है जिसको हम लोग नेत्र गोलक के नाम से जानते हैं। देखिए हम अगर यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बनाने का प्रयास किए हैं, ये जो हमारा गोलाकार संरचना नजर आ रही है ये हमारा नेत्र गोलक होता है। और इस नेत्र गोलक के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनके बारे में जानना है। तो हमने क्या किया है, चूंकि एक बार लेक्चर टाइप से बताएंगे ना तो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे टॉपिक में बांट दिया है ताकि आप एकदम आसानी से और इस नेत्र की पूरी संरचना को समझ सकें। तो देखिए हम एक यहाँ पे छोटा टॉपिक जो है उसको पहले समझाते हैं। सबसे पहले बोला कि नेत्र गोलक के बारे में। तो देखिए नेत्र गोलक क्या है, तो हमारा जो आंख का अगर बात करें बनावट जो है वो गोलाकार संरचना में पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र गोलक के नाम से जाना जाता है। मतलब सीधे समझिए कि जो हमारा आंख जो ऐसे आप टच करते हैं तो एक गोला टाइप से टच में आता है, तो वो क्या कहलाता है बाबू, नेत्र गोलक कहलाता है। अब जरा समझते हैं नेत्र गोलक के बाद से जस्ट पार्ट आता है कर्निया का। अब देखिए कर्निया बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कर्निया क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा इसको समझिएगा
कि ये आंख के सबसे बाहरी परत जो होती है, अगर हम बात करके देखिए जहां से हम ब्लैक कलर का आप लोग देखते हैं उसके ऊपर ये पाया जाता है, जिसको कर्निया कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग देखिएगा मोबाइल फोन जो होता है उसके ऊपर से आप टेम्पर ग्लास चिपकाते हैं, आप उसके स्क्रीन पे देखिए टेम्पर ग्लास लगवाते हैं ना, तो टेम्पर ग्लास लगवाते हैं उसी तरह से समझिए कि हम लोग का आंख का जो आगे वाला पार्ट होता है, यानी ब्लैक कलर वाला जो आपको पार्ट नजर आता है, उसके ऊपर एक पारदर्शी माध्यम लगा हुआ है, एक पारदर्शी संरचना होती है। उसी पारदर्शी संरचना को हम लोग कार्निया के नाम से जानते हैं। नेत्र दान करते समय हम लोग कार्निया को ही दान देने का काम करते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे नेत्र में जो टेम्पर ग्लास का काम है, या समझिए हमारे आगे वाले पार्ट के ऊपर कवर टाइप से जो संरचना होती है, जो पारदर्शी होती है, उसको क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। देखिए ये हमारा नेत्र हो गया, तो इसके ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला उभरा हुआ पार्ट नजर आ रहा है, ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्निया कहते हैं। अब जरा समझते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पुतली है। पुतली को ध्यान से समझिएगा। ये क्या होता है कि जैसे ही आइरिस कर्निया से जस्ट आगे जाइएगा तो एक छोटा सा होल नजर आता है। वो होल जो होता है यानी छोटा सा एक छिद्र होता है, जिसको पुतली के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा छिद्र जो होता है वो पुतली होता है। आखिर ये छिद्र क्या क्या काम होता है जरा समझिएगा। जैसे हमारी आंख में देखिएगा प्रकाश जब जाता है तभी हम लोग क्या करते हैं? किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो जिस छिद्र से प्रकाश हमारी आंख के अंदर प्रवेश करता है उसी छिद्र को हम लोग पुतली कहते हैं। यानी कह सकते हैं पुतली का कार्य क्या है? तो पुतली का कार्य है कि ये हमारे आंख के अंदर प्रकाश को प्रवेश कराने में मदद करता है। यानी अगर ध्यान से अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा आंख जो होता है ब्लैक कलर, और उसके जस्ट बीचों बीच देखिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे एक छोटा सा होल नजर आएगा, और वही जो होल नजर आता है, छिद्र नजर आता है, वही हमारा कहलाता है पुतली। अब जरा समझिए, उसके आगे समझिए। पुतली के जस्ट बाद से हमको समझना है आइरिस के बारे में। पर समझिएगा आइरिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप संरचना में देखिए, यहां ये दोनों साइड जो ये संरचना निकली हुई है ये कहलाता है आइरिस। आइरिस जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही आइरिस जो होता है ये पुतली को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पुतली को। तो फिर क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, सर पुतली को कंट्रोल करने की क्या जरूरत है? इसका कुछ कार्य क्या है कि आखिर ये आइरिस उसको कंट्रोल करता है? तो जरा समझिए, देखिएगा हम आपको बताते हैं। अचानक मान लीजिए कि आप सुबह बैठे हुए हैं और बैठ के पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई आए और आपके आंख पर क्या कर देता है? टर्च जला दे। तो आपको टर्च जलाता है तो तुरंत आप आंख को क्या करते हैं? बंद करते हैं। इसका मतलब यानी लाइट जब ज्यादा मात्रा में गया तो आप तुरंत आंख को बंद कर लिए, और उसका धीरे 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 आंख को क्या करते हैं? खोलते हैं। जानते हैं वो क्या होता है? आपकी आंख के अंदर जो पुतली होती है वो पूरा का पूरा खुली हुई होती है, और जैसे ही ज्यादा लाइट जाता है तो पूरा का पूरा अंदर एकदम ज्यादा मात्रा में लाइट जाता है तो आपको नजर नहीं आता है। बस तुरंत आइरिस जो होता है वो क्या करता है कि पुतली को क्या करता है? बंद कर देता है, पुतली को सिकुड़ा देता है। तो जब सिकुड़ाता है बस छिद्र जो होता है लगभग बंद के बराबर हो जाता है, और उसके बाद धीरे 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 उस आइरिस जो होता है ये पुतली के छिद्र को खोलता है ताकि कम से कम प्रकाश जा सके और आप आसानी से देख सके। यही नहीं, कभी कभी देखिएगा रात्रि में अगर आप आराम से सोए हैं और जैसे ही सुबह होता है और अंधेरा हल्का हल्का रहे और मम्मी आपको जगाती हैं तो आप लोग उठते हैं और आंख मलते हैं और क्या करते हैं? चप्पल खोजते हैं। आप लोग बेड पर उतर के चप्पल खोजते हैं, किधर गया चप्पल? और उस कंडीशन में आप देखिएगा आंख को थोड़ा फैला के देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचे? उस समय क्या होता है? आइरिस जो रहता है वो पुतली को क्या किया रहता है? एकदम कंट्रोल किया रहता है। तो लाइट कम से कम गया रह जाता है हमारी आंख में। तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आइरिस को बोलते हैं कि भाई थोड़ा पुतली को फैलाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए और हम आसानी से क्या कर सकें? देख सकें। तो उस समय देखिएगा हम लोग आंख को ऐसे फैलाते हैं। तो उस समय फैलाते हैं, इसका मतलब आइरिस जो होता है पुतली को क्या करता है? उसके छिद्र को बढ़ाता है ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा जाए और हम सुबह में अगर अंधेरा भी है तो आसानी से क्या कर सके? देख सके। यानी कह सकते हैं, इन सारी बातों को निष्कर्ष निकालें तो कह सकते हैं कि आइरिस जो होता है वो पुतली को कंट्रोल करके कितना प्रकाश हमारे आंख के अंदर जाएगा ये डिसाइड करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। यानी पुतली से प्रकाश तो अंदर जाता है, लेकिन कितनी मात्रा में प्रकाश अंदर जाएगा ये जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आइरिस करता है। तो याद रखिएगा एक तरह से कि पुतली क्या है? एक छिद्र है जिससे प्रकाश हमारे आंख के अंदर जाता है।
प्रकाश कितना जाना चाहिए, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस करता है। और वही चीज होता है कि जब देखिएगा कभी कभी हम लोग वाहन चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और अचानक से ट्रक वाला जो होता है अगर लाइट मारता है आंख को, तो हम तुरंत आंख को बंद करते हैं और आहिस्ते आहिस्ते आंख को खोलते हैं। तो उस समय आप क्या करते हैं? वही आइरिस जो होता है पुतली को क्या करता है? सिकुड़ाता है और धीरे धीरे खोलता है कि कम से कम लाइट जाए और आप आसानी से देखते हुए निकल जाए। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा पुतली के बारे में और साथ ही साथ आइरिस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट उसके बाद से है लेंस। अब जरा समझिएगा, यहां से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़े तो सबसे पहले कर्निया मिला था। तो हमने कहा कि एक तरह का ये आवरण होता है, ये हमारा पारदर्शी होता है। टेम्पर ग्लास का हमने एग्जांपल दिया था। फिर कहा कि पुतली मिलता है, जो एक छिद्र होता है जिससे प्रकाश अंदर जाता है। उस पुतली को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। उसके जस्ट आगे बढ़े तो हमें मिला एक संरचना जिसको हमने कहा लेंस। अब जरा समझिएगा, ये जो लेंस होता है इसके बारे में कि एक तरह से जेली टाइप का होता है। आप लोग चॉकलेट खाते होंगे तो देखिएगा एक जेली टाइप से चॉकलेट आता है, तो उसी तरह की ये हमारा जो लेंस होता है ये जेली टाइप का होता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लेंस का मतलब शीशा का कांच टाइप से होगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मांसल संरचना होती है और ये इसको जब टच करिएगा, इसे दाबिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे क्या हो रहा है, एकदम स्पंजी चीज को दबा रहे हैं। तो उस तरह की संरचना होती है ये लेंस। कौन सा लेंस होता है ये जानना जरूरी है। तो याद रखिएगा, ये लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस होता है। याद रखिएगा कौन सा लेंस होता है बाबू? उत्तल लेंस। तो ये देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बन चुका है। आपका अब ऑब्जेक्टिव क्या बना है? आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्वेश्चन एकदम 100% एग्जाम में पूछने वाला है और बार बार पूछता भी है। क्या पूछेगा कि मानव नेत्र जो होता है उसमें लेंस जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो कौन सा होता है? उत्तल लेंस। आगे पढ़ाएंगे उत्तल लेंस ही क्यों होता है। आगे जब आपको बताएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये उत्तल लेंस ही क्यों होता है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, ये तो हो गया किसके बारे में बाबू? लेंस के बारे में, कि लेंस जो होता है एक जेली तरह की संरचना होती है, जो हमने बताया कि कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अब जरा समझते हैं इस लेंस को। देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों तरफ से पतली पतली देखिएगा रेसे जैसी संरचना है जो इसको पकड़ी हुई है, और इसी को हम लोग कहते हैं सिलियरी मांसपेशी। देखिए, अब अगला टॉपिक हम लोग आ चुका है किसके बारे में? सिलियरी मांसपेशी के बारे में। जरा ध्यान से समझिएगा, सिलियरी मांसपेशी किसको पकड़ी हुई है बाबू? लेंस को पकड़ी हुई है। तो किसका मतलब कहीं ना कहीं लेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता होगा? सिलियरी मसल्स। हाँ, एकदम सही समझ रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, सिलियरी मसल्स जो होती है ये क्या करती है? लेंस के फोकस को बढ़ाने और घटाने में मदद करती है। थोड़ा सा बाउंस कर गया, फिर से समझिए। ये सिलियरी मसल्स जो होती है, अगर मान लीजिए हम ऐसे बैठे हुए और हमको दूर की वस्तु को देखना है, तो देखिएगा दूर की वस्तु को देखना होता है तो थोड़ा सा हम लोग आंख को और खोलते हैं और थोड़ा सा फैलाते हैं ताकि एकदम साफ साफ नजर आए, और नजदीक का रहता है तो हम लोग नॉर्मल आंख को करके तब देखते हैं। कहीं ना कहीं दूर का देखना होता है तो थोड़ा सा हम लोग आंख को जोर डालते हैं। तो आप जो जोर डालते हैं वो क्या करती हैं? ये आप मांसपेशी जो है सिलियरी मसल्स है, इस पर दबाव डलवाते हैं, और सिलियरी मसल्स क्या करता है? लेंस को खींचता है। जब दूर का देखना होगा तो ये दोनों तरफ से लेंस को क्या करेगा? खींचेगा। तो जब लेंस को खींचेगा तो लेंस जो होगा कैसा होगा? पतला होगा। ठीक से समझिए, मान लीजिए ये लेंस है, लेंस सिलियरी मसल दोनों ये से पकड़ा है, अब इसको क्या करेगा? खींचेगा। तो ऐसे मान लीजिए ये तो ढक्कन ही निकल गया, जैसे इसको खींचेगा तो ये लेंस क्या होगा? पतला होगा। और आपको पढ़ाए हैं कि पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तो जब सिलियरी मसल्स इसको खींचेगा और इसकी फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर की वस्तु को आप आसानी से देख पाइएगा। वही क्या होता है कि जब नजदीक की वस्तु को देखना होता है तो सिलियरी मसल्स क्या करती है? इसको सिकुड़ाती है, यानी नीचे की ओर दाबती है, तो लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और मोटा हो जाएगा तो आपको मालूम है कि मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। तो आप नजदीक की वस्तु आसानी से देख पाएंगे। इसका मतलब लेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। क्या करता है बाबू? तो ये करता है सिलियरी मसल्स, लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। कौन? सिलियरी मसल्स। और इसी की वजह से हम लोग दूर की वस्तु को और नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं। आगे हम बताने वाले हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनका यही काम नहीं करता है, और जब काम करना बंद कर देता है तो ना उनको नजदीक का नजर आता है ना ही दूर का नजर आने वाला है। इस पर डिस्कस किया जाएगा। बस यहां समझिएगा कि लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है,
इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करता है। क्या करता है भाई? तो ये क्या करता है? उस लेंस के फोकस दूरी को बढ़ाने का या घटाने का काम करता है। तो ये जो पूरी की पूरी घटना होती है उसको हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। तो फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो याद रखिएगा नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? तो सिलियरी मसल्स द्वारा लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की प्रक्रिया के द्वारा हम दूर की वस्तु को और नजदीक की वस्तु को देख पाते हैं। तो सिलियरी मसल्स के द्वारा ये जो घटना घटी जाती है या जो कार्य किया जाता है इसी को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा कि नेत्र को याद रखिएगा दो चीज कंट्रोल करने वाला है, एक आइरिस और एक सिलियरी मसल्स। आइरिस किसको कंट्रोल किया था? पुतली को। कितना प्रकाश जाएगा कितना नहीं जाएगा ये काम कौन कर रहा था? आइरिस। यहां देखिए लेंस, इसको कंट्रोल कौन किया? सिलियरी मांसपेशी। क्या काम किया? तो लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने का और घटाने में मदद किया। क्लियर? और ये जो घटाने और बढ़ाने का काम हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं। अब देखिए जस्ट अब इसके आगे एक बिंदु यहां पे छूट चुका है, उसको इंक्लूड कर देते हैं, जरा समझिएगा, आप लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं। उसके बाद से आता है रेटिना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या आता है? रेटिना। अब जरा समझते हैं भाई ये रेटिना क्या होता है। तो देखिए रेटिना जो होता है ये हमारे नेत्र के सबसे पिछले पार्ट पे पाया जाता है और यहीं पे हम किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसका फिगर बनता है। ठीक से समझिए, यहां से मान लीजिए किसी वस्तु को आप देखिएगा तो यहां से प्रकाश जाएगा। अब देखिए प्रकाश जब यहां से जाएगा और ये क्या होता है? एक ही बिंदु पर जाकर मिलेगा। एक ही बिंदु पर जाकर क्या होता है? मिलता है। अब देखिएगा यहीं पे आपका एक और आंसर मिलने वाला है, उत्तल लेंस ही क्यों? आपको पढ़ाए हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद कीजिए पिछले चैप्टर में पढ़ाए हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मिलाने का काम करती है। अगर यहां अवतल लेंस रहता तो जो प्रकाश की किरण आती उसको फैला देता, तो जब फैला देता तो एक्यूरेट रेटिना पर फिगर बन पाता? नहीं बन पाता। इसका मतलब एक ही बिंदु पर फिगर बनाने के लिए ये जरूरी है कि लेंस क्या होना चाहिए? उत्तल लेंस होना चाहिए। बस समझ में आ रहा है? क्योंकि अभिसारी लेंस है, ये सारी किरण को क्या करेगा? एक बिंदु पर मिलाएगा और जिस बिंदु पर मिलाएगा वहीं पर उसका क्या बनेगा? फिगर बनेगा। तो हम लोग का जो लेंस होता है वो क्या करता है? सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर लाकर अभिसरित करता है और इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। इसी रेटिना पर हम लोग क्या होता है? किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसका फिगर बनता है। जैसे आप हमको देख रहे हैं, अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो ये जो हमको देख रहे हैं हम बोल रहे हैं ये आपका जो रेटिना है उस पर हमारा फिगर बन रहा होगा और तभी आप हमको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि सीधी सीधी बात है कि आपका फिगर हमारे आंख के कहां बन रहा है? रेटिना पर बन रहा है। ध्यान देने वाली बात है, जरा समझिएगा। यहां पे रेटिना पर जो हमारा इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है, यहां पे हम लिख देते हैं, बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब जो बनता है ये बनता है वास्तविक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान समझिएगा। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। और जो वास्तविक होता है वो आपको मालूम है कैसा बनता है? उल्टा। अब तो थोड़ा सा दिमाग सनक गया होगा कि भाई सर कह रहे हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। इसका मतलब किस, मान लीजिए कि मार्कर ऐसा है तो आपके नेत्र में रेटिना पर तो ऐसे बन रहा होगा, तो ऐसा बन रहा होगा, तो भाई तो फिर हमको ये ढक्कन ऊपर कैसे नजर आ रहा था? जरा समझिएगा ध्यान से। आप हमको भी देख रहे हैं, रेटिना की अगर जिक्र करें तो हमारा माथा कहां बना होगा? नीचे। और हमारा नीचे वाला पार्ट कहां बना होगा? ऊपर। तो फिर दिमाग में आएगा तो फिर हम सीधा कैसे देख पाते हैं? जब रेटिना पर उल्टा बनता है तो उल्टा ही नजर आते हैं, सीधा कैसे बन जाते हैं? तो जरा समझिएगा, ये शाश्वत सत्य है कि हम लोग का जो यहाँ पे फिगर बनता है रेटिना पर वो उल्टा ही बनता है, लेकिन यहां से ये तरंग के रूप में ये प्रकाश स्नायु जो होता है इससे होते हुए कहां चला जाता है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क में चला जाता है। कहां चल जाता है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में जब जाता है ना तो वहां पे जाके पलट कर सीधा हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज कहां बनता है? रेटिना पर। कैसा बनता है? उल्टा। फिर वो जो इमेज होता है वो कहां जाता है भाई? ब्रेन में जाता है। और ब्रेन जो होता है उसको क्या करता है? पलट के सीधा कर देता है। और जब सीधा करता है तो आप हमको कैसा नजर आते हैं? सीधा।
यही आपको पढ़ाएंगे आगे, जब बायोलॉजी में तो बताएंगे कि कभी कभी हम लोग जब क्या करता है, कोई ड्रिंक्स कर लेता है, शराब पी लेता है, तो माइंड अच्छे से काम नहीं करता है। तो जब माइंड अच्छे से काम नहीं करता तो किसी को देखता है तो देखिएगा बोलता है, अरे तू तो हमारा उल्टा नजर आ रहा है, तो पैर कहां नजर आ रहा है, ऊपर नजर आ रहा है। तो क्यों नजर आने लगता है? क्योंकि माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब जो उल्टा गया तो उल्टा दिख रहा है इसको, ये सीधा दिख ही नहीं रहा है। तो याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए VVI है। आपसे पूछेगा, ये यहां पे VVI लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आपसे पूछेगा कि अब सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपसे कि हमारे आंख में किसी वस्तु का इमेज कहां बनता है, तो आंसर होगा रेटिना पर। कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले टॉपिक की तरफ। रेटिना समझ में आ गया। अब अगला है निकट बिंदु के बारे में, दूर बिंदु के बारे में और साथ ही साथ दृष्टिपरास के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं भाई निकट बिंदु क्या होता है। देखिए, निकट बिंदु का मतलब होता है कि वैसा निकटतम बिंदु जहां तक की वस्तु को हम साफ साफ देख सके। यानी इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए हमारा ये आंख है, यहां तक की वस्तु को साफ साफ देख पा रहे हैं, तो ये हमारा निकटतम बिंदु हुआ। इससे जैसे जैसे आप लोग देखिए, किताब उठा लीजिए और किताब को ऐसे पढ़िए और धीरे 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 नजदीक लाइए। एक समय ऐसा आएगा ना कि आपके किताब में जो लिखा हुआ है वो आपको नजर नहीं आएगा। इसका मतलब एक जगह जहां से आप आगे बढ़ाए नजर नहीं आया, तो वहां पे जो आखिरी पॉइंट था वो आपका निकट बिंदु था। यानी वह निकटतम बिंदु जहां तक हमारा आंख साफ साफ देख सके। सीधे सीधे समझिए, वह निकटतम बिंदु जहां तक हमारा आंख साफ साफ देख सके वो हमारा कहलाता है निकट बिंदु। और निकट बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से जस्ट आगे लाइएगा देखने के लिए तो हो सकता है कि आप देख लें, लेकिन आंख पर क्या पड़ेगा? जोर पड़ेगा और स्पष्ट आप देख नहीं पाइएगा। तो यहां फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन चुका है और जो VVI है। हमने पहले ही कहा है कि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। फिर ऑब्जेक्टिव यहां पे क्लियर हो चुका है। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? मानव नेत्र की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है। अब निकट बिंदु ना पूछ के वो क्या पूछता है? याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब देखिए, न्यूनतम दूरी तो याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। यानी हम लोग 25 सेंटीमीटर तक की ही वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो फिर दिमाग में आएगा, इसका मतलब दूर बिंदु माने अधिकतम दूरी, तो इसका भी जरूर कुछ माप होगा। देखिए जरा समझिएगा, दूर बिंदु क्या होता है? तो वह बिंदु यानी दूर का वैसा बिंदु जहां तक हम अनंत तक देख सके, माने अधिकतम से अधिकतम जहां तक हम देख सकते हैं वो हमारे नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु का कोई फिक्स नहीं होता है कि आप कहां तक देख सकते हैं, तो इसलिए इसको अनंत माना गया है। क्या माना गया है? अनंत। यानी हम लोग लिमिट नहीं है कि दूर से दूर कितना दूर देख सकते हैं। नजदीक वाला फिक्स है, दूर वाला फिक्स नहीं है। तो यहां पे दोनों चीज समझिएगा, निकट बिंदु नजदीकतम, नजदीक से नजदीक देख सके वो निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर रट लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये पूछता है एग्जाम में बार बार कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछता है दूर बिंदु। दूर बिंदु कहां से कहां तक आप देख सकते हैं? तो याद रखिए, अनंत तक। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप कहां से कहां तक देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अनंत। तो फिर इसी से रिलेटेड है दृष्टिप्रास क्या है? तो दृष्टिप्रास देखिए, न्यूनतम बिंदु से लेकर अधिकतम बिंदु तक के जो बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग दृष्टिप्रास कहते हैं। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि यहां पे हमारा आंख हो गया, ये 25 सेंटीमीटर हुआ, यानी यहां तक नजदीक का देख सकते हैं। आइए मान लीजिए दूर बिंदु यहां तक देख सकते हैं, तो इसके बीच का ये जो दूरी हुआ, इसके बीच में कहीं भी कोई वस्तु रहेगा तो हम लोग देख लेंगे। तो ये हमारा कहलाता है दृष्टिप्रास। क्या कहलाता है? दृष्टिप्रास। यानी सीधे सीधी बात है कि न्यूनतम दूरी से लेकर अधिकतम दूरी के बीच की जो दूरी होती है, जहां तक की वस्तु को हम साफ साफ देख लेते हैं, वही कहलाता है दृष्टिप्रास। तो उम्मीद करते हैं इन सारे टॉपिक को आप काफी अच्छे से समझे होंगे। जहां दिक्कत होगा एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। यहां देखिएगा,
हम लोग का जो नेत्र होता है उसको बीचों बीच एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कचाभ द्रव कहते हैं। यानी अंदर की तरफ देखिएगा तो हम लोग ऐसा आप लोग देखेंगे मार जो होता है ना चावल से निकलता है, उसी टाइप का इसमें लिक्विड भरा रहता है आंख में, और वो जो लिक्विड होता है वही होता है कचाभ द्रव। देखिएगा कोई कोई कहता है ना कि मार के तो आंख भड़का देंगे, तो मार के आंख भड़का देंगे जो बोलता है मतलब उसमें जब किसी चीज से नुकीला चीज से मारेगा ना तो ये जो कचाभ द्रव है वो बाहर निकल जाएगा, कचाभ द्रव बाहर निकल जाएगा, वो चमड़ी के होती है वो सिकुड़ जाएगी, आंख भड़क गया, बात खत्म। तो ये कचाभ द्रव जो है वो नेत्र को एक सही गोला देने का काम भी करता है, तो याद रखिएगा ये क्या होता है, कचाभ द्रव। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में बार बार आता है कि भाई आखिर आंसू कहां से आता है, सबसे बड़ा चीज, सब कुछ नेत्र के बारे में पढ़ लिए और लास्ट में दिमाग में आएगा सर ये आंसू कहां से आता है, ऐसा तो नहीं होता कि अंदरवा से पनिया जो है वही टपकता है। तो जरा समझिएगा आंसू जो होता है हमारे नेत्र में दोनों साइड, जब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे हम जहां पे उंगली रख रहे हैं देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रंथि पाई जाती है नेत्र के। फिर से समझिए, नेत्र जहां पर हम ये उंगली रख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, एक ग्रंथि होती है। उस ग्रंथि का जो नाम होता है वो होता है, यहां पे हम ध्यान से देखिए लिख दे रहे हैं, लैक्रिमल, लैक्रिमल ग्रंथि। ये होता है, याद रखिए ग्रंथि का नाम लैक्रिमल ग्रंथि होती है। कहां पे, ये देखिए दोनों आंख में यहां पे, और यही लैक्रिमल ग्रंथि से स्राव होता है जिसको हम लोग आंसू कहते हैं, या आप रोते हैं। जो रोते हैं तो लिक्विड गिरता है, वो कहां से आता है, तो याद रखिएगा एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्रंथि, और उसी लैक्रिमल ग्रंथि से स्राव होकर वो लिक्विड आता है जिसको हम लोग आंसू के नाम से जानते हैं। अच्छा, आंसू जो होता है वो नमकीन होता है, अक्सर बचपन में सब चख लेता है, क्योंकि जब रोते हैं तो खबो खबो जो होता है आंसू कहाँ चलता था, हम लोग बचपन में तो कहाँ ये मुंह में चल जाता था, हम लोग जीभ से तनी मारियो लेते थे, तो हम लोग जरूर मारे होंगे। तो उस समय आपको पता चला होगा कि आंसू जो होता है वो कैसा होता है, नमकीन, हमको पता चलता है उसका स्वाद कैसा होता है जी, नमकीन होता है। तो अब आपसे कोई पूछेगा बताओ कि आंसू जो होता है किस ग्रंथि से आता है, तो तुरंत बता दीजिएगा कि आंसू जो होता है लैक्रिमल ग्रंथि से आता है। इसके बाद से देखिएगा हम लोग को जानना है दृष्टि दोष के बारे में। अब देखिए दृष्टि दोष जो होता है होता क्या है, बस उसको समझ लीजिएगा। दृष्टि दोष क्या होता है, कभी कभी हमारे नेत्र में किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कई तरह की परेशानी आती है वो हम बताएंगे, जिसके कारण हम लोग को किसी वस्तु को देखने में परेशानी होती है, और उसी को हम लोग दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। मुख्यतः अगर बात करें तो आपके क्लास के स्टैंडर्ड से दृष्टि दोष 3 प्रकार का पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। लेकिन और अभी अगर आप दूसरा बुक पढ़िएगा तो कहीं कहीं पे 4 प्रकार का भी ये देता है। तो ये जो टॉपिक है दृष्टि दोष के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो इसको अगले टॉपिक में यानी अगला क्लास होगा वहां पे कवर करेंगे, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आइएगा और काफी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल रहेगा, इसलिए काफी अच्छे से वहां पे समझना जरूरी होता है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।